नमस्कार। जीवन शैली कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मोहिता कोठियार मनादुली। दर्शकों, आज के वर्तमान युग में एक होड़ सी लगी है आगे निकलने की, और इस आगे निकलने की इस दौड़ में हम अपने शरीर की जो सबसे महत्वपूर्ण धन है उसको पीछे छोड़ते जा रहे हैं। वो है हमारा स्वास्थ्य। एक कहावत आपने सुनी होगी, जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। अन्न सिर्फ हमारा पेट भरने का कार्य ही नहीं करता है, बल्कि ये हमारे शरीर, हमारे मन की नींव को भी मजबूत करता है, हमारे भविष्य की नींव को मजबूत करता है। लेकिन क्या जो आज हमारी थाली है वो पौष्टिक आहारों से परिपूर्ण है? क्या हम इस ओर ध्यान देते हैं कि हम किस तरह का अन्न ग्रहण कर रहे हैं? यही प्रश्न आज हर कोई करता है और इसका जवाब शायद हमें नहीं मिल पाता है। इन्हीं प्रश्न कि जवाब जानने के लिए आज हमने अपने इस कार्यक्रम को यहाँ पर सम्मिलित किया, और आज का जो हमारा विषय है वो है स्वास्थ्य एवं पौष्टिक आहार। और इस विषय पर बात करने के लिए हमारी बेहद खास मेहमान यहाँ पर मौजूद है, जिनसे हम जानेंगे कि किस तरह का पौष्टिक आहार हमें लेना चाहिए ताकि हम अपनी जो जीवन शैली है उसको और बेहतर कर सकें। तो हमारे साथ हमारी जो मेहमान यहाँ पर मौजूद है, पहले इनका परिचय मैं करा देती हूँ। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है डॉक्टर गीतांजलि जुगरान मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका, जो एक आहार विशेषज्ञ है। और इनसे हम जानेंगे कि किस तरह का आहार, जो संतुलित आहार है, हमें अपने जीवन में लेना चाहिए। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। मैम, क्योंकि हम यहाँ पर संतुलित आहार की बात करें, सबसे पहले क्योंकि एक आहार विशेषज्ञ आप, तो मैं जानना चाहूँगी कि आपके पास बहुत सारे पेशेंट्स आते होंगे, तो आज की सबसे बड़ी चिंता एक आहार विशेषज्ञ होने के नाते क्या है आपकी? जी मोहिता, मैं यहाँ से शुरुआत आपके चैनल के माध्यम से भी बोलना चाहूँगी। जो मेरा सबसे बड़ा डर है वो हमारी युवा पीढ़ी के लिए है। जो हमारे युवा हैं, जो हमारे टीनेजर हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो हमारा आज कल का फ्यूचर है, वो मुझे लगता है कि एक डायबिटीज़ के पहाड़ के ऊपर बैठे हैं, क्योंकि हमारा देश भी एक कैपिटल, डायबिटिक कैपिटल कहा जा रहा है। और अगर हम छोटे बच्चों, जिनको हम ध्यान ही नहीं देते कि इनको भी शुगर हो सकता है, डायबिटीज़ हो सकती है, उनका मैक्सिमम बच्चों का मैं देख रही हूँ कि वो इंसुलिन रेजिस्टेंट हो रहे हैं, जो कि पहली स्टेज है डायबिटीज़ की। और क्योंकि खाना इतना परिपूर्ण है, हम बोलते हैं गरीबी है, बट इतना खाना बच्चे इस हद तक खा रहे हैं, और उनका जो लाइफस्टाइल है वो इतना इमोबाइल हो गया है कि वो जो खा रहे हैं उसको बर्न नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो एक बोला जाए तो डायबिटीज़ के पहाड़ के ऊपर बैठे हैं। और क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें स्कूलों का भी बहुत रोल है कि बच्चों के टिफ़िन्स चेक होने चाहिए स्कूल्स में, कि वो क्या ला रहे हैं। क्योंकि जो एक टीचर होता है ना, पेरेंट्स से पहले टीचर आता है, मुझे लगता है माँओं से पहले टीचर आता है। क्योंकि अगर टीचर, मैं अपनी बेटी का वो याद करूं, तो बच्चे बोलते हैं कि नहीं, हमारी मम्मी, हमारी टीचर ने हमें ये सिखाया था। तो अगर मुझे लगता है, मैं आपके माध्यम से ये बोलना चाहूँगी कि अगर टीचर बच्चे को बोले कि आपको पौष्टिक आहार लेना है, और उनके टिफ़िन चेक हों कि इस तरह का, किस तरह का भोजन उनको लाना है स्कूलों में, तो शायद थोड़ी चिंता कम होगी। जी, मतलब ये है कि परिस्थितियां बदल सकती हैं। मैम, जैसे आपने टिफ़िन की बात की, तो शुरुआत जो होती है एक बच्चे से, हम क्योंकि भविष्य की नींव वो हम यहाँ पे रखने जा रहे हैं, तो जो बच्चों का टिफ़िन होता है, आपको क्या लगता है? क्योंकि आजकल जो बच्चे हैं, जैसे आप देखिए जंक फूड की तरफ ज़्यादा जाते जा रहे हैं, उनको ये लगता है कि नहीं, हमें रेगुलर फूड नहीं खाना है। तो ऐसे में उनके फूड को कि हम उसमें पौष्टिक आहार भी हों और वो उसको इंजॉय भी कर सके, कैसे बना सकते हैं? इसमें कहीं ना कहीं हमारी भी गलती है, क्योंकि हम सभी वर्किंग फीमेल्स हैं, और हमारे लिए आसान होता है बच्चे के टिफ़िन में चिप्स, केक्स, कुकीज़, डोनट्स, ये सब रखना, इंस्टेड कि बचपन से ही बच्चे को जो हमारा ट्रेडिशनल फूड है, रोटी, सब्ज़ी, पराठा, ढोकला, इडलीज़, बहुत कुछ है हमारे, अगर हम ट्रेडिशनली देखा जाए। और अगर उनको, बच्चे को ठीक है, हफ्ते में उसको एक बैलेंस बोला जाएगा कि तुम्हें हफ्ते में एक दिन चीट मील भी मिलेगी। अगर उनको एक ये दिया जाए कि नूडल्स भी देने हैं तो घर के बने हुए हों, और उसमें बहुत सारी सब्जियां डली हों, वो एक माँ की कला है कि वो किस तरह से छुपा के उसमें न्यूट्रिशन दे। जी, तो ये मदर्स के लिए बहुत चैलेंजिंग है, मैं समझती हूँ, और वर्किंग फीमेल्स के लिए तो ज़्यादा चैलेंजिंग है। बट अगर प्री प्लान करें, मैं हमेशा बोलती हूँ, हम क्वीन ऑफ किचन हैं, हम किंग ऑफ किचन हैं, क्वीन नहीं है, हम किंग हैं वहाँ के। और अगर आप अपनी किचन में प्री प्लानिंग करेंगे, एक दिन पहले डिसाइड करेंगे कि बच्चे को क्या क्या देना है मुझे, या मेरे परिवार ने क्या क्या खाना है नेक्स्ट डे, तो शायद चीज़ें चेंज हो सकती हैं। मैम, एक चीज़ देखी गई कि आजकल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है बच्चों को। जैसे अभी हम अगर इस टाइम की हम बात करते हैं तो अभी एग्जाम्स का समय है, ऐसे में बच्चों को ऐसा क्या आहार दिया जाए कि वो मतलब अपने आप को एक स्फूर्ति वाला महसूस करे? क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं बच्चे बहुत डल होते जा रहे हैं।
जैसे आपने बोला खाना जैसा है हमारा, जैसा होगा अन्न वैसा होगा तन और मन जी। तो इसके लिए प्री प्लानिंग, और यदि हम बच्चे को बचपन वही जो प्री स्कूल से उनको आदत डलवाई जाए, उनके दिमाग में ये डाला जाए कि ये भोजन तुम्हारे लिए अच्छा है और क्यों है। तो जैसे कि हमने भी बात करी एग्ज़ाम्स की, बच्चे एग्ज़ाम्स बोर्ड्स शुरू होने वाले हैं, स्कूल्स में भी एग्ज़ाम्स शुरू होने वाले हैं। कई बच्चे ऐसे हैं जो तनाव में आके खाना छोड़ देते हैं, और कई ऐसे हैं जो ज़्यादा ओवर ईट करते हैं और ओबेसिटी की, मतलब मैक्सिमम बच्चे तो ओबेसिटी की तरफ जा रहे हैं बिकॉज खाना बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। तो मैं ये बोलूँगी यहाँ माँ, पेरेंट्स, हम सब का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि बच्चे रोल मॉडलिंग करते हैं। अगर पेरेंट्स जैसा खाएंगे वो वैसा ही अपने उसमें शामिल करेंगे, बट उनको इस तरह से बैलेंसिंग की जाए कि उनके खाने में सब्जियां भी हों, फल भी हों, पूरा अनाज भी हो, दालें ज़रूर हो, प्रोटीन का बहुत ध्यान रखना चाहिए। थोड़े थोड़े देर में उनको कुछ ना कुछ दिया जाए, ये आदतें उनकी पहले से डाली जाएं कि ये खाना अच्छा है आपके लिए। तो मुझे लगता है कि हम अगर एक बैलेंस उनको लेके चले कि तुम्हें 3 मील तो खाने ही है बेटा, कोई मील स्किप नहीं करना है। अगर यदि, क्योंकि मैंने जो जनरली देखा है शाम के जो समय है 4 से 7 के बीच का, वो ऐसा समय होता है जिस समय बच्चों का मन करता है कि वो बाहर से ऑर्डर्स हैं, ये बाहर के ऑनलाइन ऑर्डर्स किए जाते हैं। तो आप अपना मील, पहली बात है कि लंच स्किप मत करने दीजिए बच्चों को, लंच ज़रूर करें बच्चे, सो दैट उनको वो जो शाम को 4 और 5-7 वाली भूख लगती है वो थोड़ी कम लगे। दूसरी चीज़, बच्चा इसलिए भी खाता है क्योंकि उसको पैम्परिंग चाहिए होती है, उसको थोड़ा फ्रीडम चाहिए होती है। तो उसके लिए बच्चों को, क्योंकि उनका दिमाग जाता है नूडल्स, मोमोज एंड इन सब चीज़ों की तरफ, जो जंक फूड है, तो अगेन थोड़ा माओं के लिए थोड़ा सा कार्य बढ़ जाएगा उनका, बट यस घर में ये चीज़ें बनाई जाएं और उनको एक फ्रूट की सर्विंग दी जाए। उनके डाइट में अगर हम प्रोटीन शामिल करेंगे तो उनको शाम वाली जो भूख है, ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ कि मैंने अपने बच्चे की डाइट में अगर प्रोटीन ज़्यादा देती हूँ उसको, तो उसको भूख कम लगती है, वो कम जो जंक फूड है वो जंक फूड की तरफ कम जाएगा। तो इसलिए बैलेंस रखें, मील्स कोई भी स्किप ना करें, और एक उनको ये समझाइए कि आपको एक सर्विंग फ्रूट की ज़रूर खानी है, आपके खाने में सब्जी ज़रूर होगी, आपकी डाइट में दाल ज़रूर होगी, ये आपको खाना ही है। फिर आप भले ही जितना जंक फूड खाएं, वो ऑटोमेटिकली नहीं खाएंगे क्योंकि उनका पेट भरा होगा। जी बिल्कुल। मैम यहाँ पर एक प्रश्न माओं का अक्सर ये रहता है कि जैसे कभी कहा जाता है कि जो दूध देने का सही टाइम है वो सुबह, कुछ कहते हैं कि आप खाली पेट जब बच्चा उठता है तो जैसे हम लोग चाय पीते हैं बच्चे को आप दूध दे सकते हैं, लेकिन कुछ जगह ये सुना जाता है कि खाली पेट बच्चे को दूध नहीं देना चाहिए, या फिर बच्चों को जो फ्रूट्स देने का समय है, क्या मॉर्निंग में आप फ्रूट्स दे सकते हैं? तो मतलब इसमें क्योंकि बहुत कॉन्फ्लिक्ट रहता है मैम। देखिए इसमें क्या है कि ये डाइजेशन के ऊपर, क्योंकि पहले होता था कि अपच हो रहा है बुढ़ापे में जाके, बट ये जो जितनी भी बीमारियां हैं वो पहले हम सुनते थे 60 के बाद हुई, फिर हमने सुना 40 के बाद हुई, अभी मैं यंग बच्चों को देख रही हूँ जिनको इंसुलिन रेजिस्टेंस, इंडाइजेशन, ब्लोटिंग, गैस बहुत ज़्यादा हो रही है। तो दूध बहुत मुश्किल है पचाना, जो बच्चे पचा पाएँ वो बहुत अच्छा है, बट मैं समय बोलूँगी कि मॉर्निंग में उनका समय रखें, या शाम वाला जो हमारा चाय का समय बच्चों को एज अ स्नैक मिल्क एंड उसके साथ कुछ घर के बने हुए लड्डू या मठरी या नमकीन ऐसा कुछ दें, सो दैट वो भी खुश, बच्चा भी खुश और माँ भी खुश। जहाँ तक फ्रूट्स की बात है तो फ्रूट्स भी फर्स्ट हाफ में दिए जाने चाहिए 2 बजे से पहले, बिकॉज हमारी जो जठराग्नि है, जिससे हमारा डाइजेशन होता है, हमारे अंदर जो डाइजेस्टिव फायर है वो अच्छी होती है, एंड क्योंकि फ्रूट्स को डाइजेस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है तो लेटर हाफ में ना दिए जाएं। बट येस, बच्चा अगर डाइजेस्ट कर पा रहा है, उसको कोई ब्लोटिंग गैस नहीं हो रही है, तो इट्स अ गुड स्नैक्स। जी मैम, आपके पास भी बहुत सारे मतलब माएँ आती होंगी जो कहती होंगी हमारे बच्चे को हम प्रॉपर मील देते हैं, उसके बावजूद इसकी हेल्थ नहीं डेवलप हो रही है, या फिर हाइट नहीं बढ़ रही है, या फिर मतलब ये पतला हो रहा है, तो ऐसे केसेस भी आते होंगे, तो उस केस में हम क्या करें? देखिए ये चीज़ें काफ़ी कुछ मैटर करती हैं आपकी जेनेटिक्स पे, जो आपकी लंबाई है, आपका मोटापा है, जेनेटिक्स। दूसरा मैं बहुत ज़्यादा बोलना चाहूँगी कि लाइफस्टाइल इतना ख़राब हो गया, बच्चे हिलना नहीं चाह रहे हैं, उनका जो जितना हम स्पोर्ट्स करते थे बच्चे शायद 10% भी नहीं कर पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि किसी ना किसी अगर आप एक्टिविटी में बच्चे को डालते हैं तो उसको भूख भी लगेगी, और जो उसका रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है खाने का वो अच्छा हो पाएगा। तो क्योंकि हर माँ अपने बच्चे को बेस्ट देती है, मैं बस बोलूँगी थोड़ा जंक से बचाएं बच्चे को, और जो हमारा इंडियन थाली है वो तो संतुलित है ही, मतलब उसमें रोटी, चावल, दाल, सब्जी, दही सब कुछ है,
बस ये देखें, थोड़ा फोकस करें, क्योंकि मैं आजकल अपनी ओपीडी में देखती हूँ कि अगर मैं पूछती हूँ कि नंबर ऑफ चपाती, पहले तो माएँ शर्माती हैं कि कितना मेरा बच्चा खा रहा है, बट येस कहीं ना कहीं मैं पूछती हूँ तो नंबर ऑफ चपाती या राइस का इंटेक ज़्यादा है बच्चों का, नूडल्स का इंटेक ज़्यादा है, तो आप देखेंगे कि हमारा जो फूड है वो कार्बोहाइड्रेट की तरफ शिफ्ट करता जा रहा है। उसको कम करके सब्जियाँ और दालें वो थोड़ी बढ़ाई जाए, मतलब प्रोटीन रिच थोड़ा सा फूड बढ़ाया जाए, जिसमें दालें हो सकती है, जो नॉन वेजिटेरियन है वो अंडा कर सकते हैं, मशरूम्स कर सकते हैं, तो कुछ प्रोटीन रिच चीज़ें उनकी डाइट में शामिल करनी चाहिए। जी मैम, ये तो बात हुई बच्चों की कि मतलब बच्चों को कैसा फूड हमें देना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आप भी वर्किंग वुमेन हैं, तो मैं इसलिए जानना चाहूँगी कि जो वर्किंग वुमेन्स हैं, अक्सर देखा गया है कि जब आप घर से बाहर निकलती है तो उससे पहले भी आप घर का काम करके निकलती है, घर में वापस आके भी आप काम ही करती हैं, और उस टाइम पीरियड जब आप बाहर निकलते तो भी आप काम कर रही, तो ऐसे में एक जो वर्किंग वुमेन है उसका डाइट चार्ट कैसा होना चाहिए? इसके लिए भी मैं बोलूँगी, हम किंग हैं किचन के, फीमेल्स ने किचन छोड़ दी है जी, किचन ना छोड़ें अपनी, बिकॉज हम वहाँ के राजा हैं। प्री प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मुझे सुबह उठ के 8 बजे काम के लिए निकलना है तो मैं सुबह नहीं सोच पाऊँगी कि मुझे क्या बनाना है या क्या मुझे टिफ़िन में अपने हस्बैंड, बच्चे, घर में कोई बुज़ुर्ग है उसको क्या देना है। तो इसलिए प्री प्लानिंग, आप रात को सोच लें कि मुझे क्या करना है, और अगर आप दिमाग में अपनी इंडियन थाली रखेंगे तो आप कभी भी गलत नहीं होंगे, जिसमें रोटी, चावल, दाल, सब्जी, दही, रायता, ये सब होगा। अपने अपने पारंपरिक फूड है ना। आप साउथ की तरफ जाएंगे तो उनका इडली, राइस, सांबर, ये सब होगा। आप गुजरात की तरफ जाएंगे, उनका ढोकला होगा। हम पहाड़ियों का जो हमारे मिलेट्स हैं उनको हमने छोड़ दिया है, उसकी तरफ आएँ। जो हमारी थाली थी जिसमें राई की सब्जी और मंडवे की रोटी और घर का मक्खन, ये सब था, कफली, चैसा, ये सब हमने छोड़ दिया है, पर हमें उस तरफ आना पड़ेगा। जी मैम, देखिए जैसे कुछ महिलाएं रहती हैं, उनका ये रहता है कि मैं प्रॉपर मील ले रही हूँ लेकिन मुझे थकावट सी रहती है, मैं हमेशा ऐसा लगता है कि कुछ करने का मन नहीं है, शरीर थका थका सा लगता है, तो वो किस तरह का फूड ले? देखिए मोहिता, इसमें मैं ये बोलना चाहूँगी, सबसे पहले अपने सारे टेस्ट कराएं, ब्लड टेस्ट, बिकॉज खा हम सब रहे हैं, बट क्या वो डाइजेस्ट हो पा रहा है, क्या वो हमारे शरीर को मिल रहा है। बहुत सारे इन्फेक्शन पेट में चलते होते हैं, या हमारा डाइजेशन अगर बुरा है तो हम चाहे जितना अच्छा खाएं, हम सोना चांदी खाएं, अगर वो हमें पच ही नहीं रहा है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो डाइजेशन पे ध्यान दें, अपने डॉक्टर से बात करें, अपने डाइटिशियन से बात करें कि मेरा या तो मतलब कुछ हैं जिनका वज़न बढ़ रहा है या कुछ का जिनका घट रहा है, तो ऐसा क्या है, बिकॉज हर बॉडी अलग है, हर इंडिविजुअल अलग है, सबका न्यूट्रिशन अलग है, लाइफस्टाइल अलग है। तो एक न्यूट्रिशन ऐसा नहीं हो सकता कि यदि मैं किसी को वो सजेस्ट कर रही हूँ तो ऐसा नहीं कि दूसरा भी, क्योंकि ये फैशन चलता है कि हम ये डाइट ले रहे हैं तो हमारा वज़न कम हुआ है तो दूसरा भी वही एक्सेप्ट करेगा, बट इट इज़ नॉट करेक्ट, बिकॉज हर बॉडी अलग है, दो भाई बहनों की बॉडी अलग होती है, तो इसलिए न्यूट्रिशन सबका अलग है। मैम जैसे यहाँ पर आपने बिल्कुल कहा कि न्यूट्रिशन सबका अलग अलग है, एक घर में बुजुर्ग भी होगा, एक महिला भी होगी, एक बच्चा भी होगा, तो ऐसे में वो डाइट प्लान क्या हो, क्योंकि जो बच्चे की ग्रोथ है वो अलग तरीके से है, उसकी शरीर की ज़रूरतें अलग है, एक बुजुर्ग की शरीर की ज़रूरतें अलग है, तो ऐसे में कैसे बैलेंस हो सकता है? अगेन मैं बोलूँगी, हमें अपना ट्रेडिशन नहीं छोड़ना है। जो हमारी इंडियन थाली है वो बिल्कुल बैलेंस्ड है, अमाउंट ऑफ फूड चेंज हो जाएगा, है ना। अब जो बच्चे हैं वो ग्रोइंग एज में हैं, जो भाग दौड़ करते हैं, ठीक है, आप उनको फिर भी कार्बोहाइड्रेट रिच फूड दे सकते हैं, है ना, थोड़ा बहुत मीठा शामिल कर सकते हैं। जो बहुत ही एक्टिव बच्चे हैं, प्रोटीन, बच्चे ग्रोइंग एज में है तो प्रोटीन चाहिए उनको, बट आप बुज़ुर्गों की बात करेंगे तो उनको ईजिली जो पच जाए खाना वैसा चाहिए। तो आप केवल अपनी इंडियन थाली की तरफ अगर हम आए, जिसमें आपने दाल भी रखी है, सब्जी भी रखी है, राइस भी है और दही भी है, तो वो पूरे घर के लिए हम उसको शामिल कर सकते हैं। जी मैम, एक प्रश्न ये भी रहता है कि आजकल हम देखते हैं कि हम लोग मीठे से, कुछ लोग तो है जो मीठा बहुत खाते हैं, लेकिन कुछ लोग मीठा देखते हैं नहीं हम तो मीठा बिल्कुल नहीं खाते, तो क्या वजह है कि हमारी बॉडी अब ये कहने लगी कि नहीं मीठा तो भाई दूर रखिए? यहाँ पे साइकोलॉजी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, क्योंकि हम एक डिकेड या 2 डिकेड पहले से बात करें तो हमें ये दिखाया गया है कि मीठा एक विलन है और इससे मोटापा होता है, और मोटापा एक रूट कॉज है सारी डिजीज़ेस का। बट अगर मीठे को आप बैलेंस्ड फॉर्म में लेंगे, यदि हम कहें कि दिवाली है, होली है और हम मीठा ना खाएं, तो ये भी तो हमारे लिए एक स्ट्रेस है। जी बिल्कुल। तो अननेसेसरी मीठा नहीं लेना है बिल्कुल आपका, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो गया। अगर हम अपनी दादी नानी की बात करें, वो लोग बहुत मीठा खाते थे, गुड़ बहुत शामिल होता था, बट उनका लाइफस्टाइल और हमारा लाइफस्टाइल बहुत अलग है, क्योंकि वो बहुत एक्टिव थे, वो बहुत चलते थे।
अब हमारा चलना फिरना, बच्चों का देख लीजिए, उनका खेलना बिल्कुल बंद है। हम उनका और अपना कंपैरिजन करें अगर जी। तो हम कितना खेलते थे अपने बचपन में। स्पोर्ट्स पीरियड होता था जिसके लिए हम बहुत एक्साइटेड होते थे कि हमें खेलना मिलेगा, बट ये बच्चे शायद घर से निकलना भी नहीं चाहते, केवल मोबाइल और बच्चे। जी, मैं मोबाइल से एक प्रश्न मेरे मन में आया है कि जैसे कुछ बच्चे होते हैं कि मोबाइल या टीवी देखते हुए खाना खा रहे हैं, तो इसका हमारे शरीर में क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ता है? अगेन साइकोलॉजी, आप कितना कनेक्टेड हैं उस फूड के साथ, हमारा दिमाग और बिकॉज जो ब्रेन है हमारा, जो हमारी गट है वो हमारा सेकंड ब्रेन है जी। ये दोनों कनेक्टेड है। तो हमने उस फूड के साथ कनेक्शन ही नहीं किया, हमारा ध्यान पूरा फ़ोन पे है, तो हम उस फूड के साथ कनेक्ट ही नहीं हुए, तो आप कैसे बोल सकते हैं कि वो कितना कैसे डाइजेस्ट होगा? हम कितना खा रहे हैं हमें यही नहीं पता, कुछ कम खाते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा खा लेते हैं ड्यूरिंग वो फ़ोन देखते देखते। एंड शायद ये हर घर की शिकायत है कि बच्चे फ़ोन देखते हुए खाना खाते हैं, बट वो हम उनके लिए रोल मॉडल है। अगर हम ऐसा करेंगे तो बच्चे बिल्कुल करेंगे। तो शायद हमें पहले संभलने की ज़रूरत है। मैम यहाँ पे आपने साइकोलॉजी की बात करी है टेस्ट के साथ भी, तो एक प्रश्न ये भी है कि जैसे हम देखते हैं अगर बच्चा टीवी देखते हुए या फ़ोन देखते हुए खाना खा रहा है, तो आप उसे कुछ भी खिला रहे हैं या फिर वो खुद भी खा रहा है, तो उसको नहीं लग रहा है अगर मिर्च भी ज़्यादा है या नमक ज़्यादा है तो उसे वो फील नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही हम टीवी या फ़ोन बंद कर देते हैं तो उसे लगता है नहीं बहुत मिर्च हो रही है, मुझे पानी चाहिए। तो ये क्या है? क्योंकि उसने उस फूड के साथ कनेक्टिविटी ही नहीं बनाई है, वो कनेक्टेड है केवल अपने फ़ोन के साथ, वो जो भी प्रोग्राम देख रहा था वो उसके साथ कनेक्टेड है। तो इसलिए फ़ोन हटा के बच्चे को फूड के साथ एंड हाथ से खाना खिलाएं। जो पहले पारंपरिक चलता था कि नीचे ज़मीन पे बैठ के, उससे डाइजेशन बेटर होता था, क्योंकि अब हम फिर अपने कल्चर की तरफ आ रहे हैं। आप सोशल मीडिया में बहुत चल रहा है कि नीचे ज़मीन पे बैठ के खाना खाइए, हाथ से खाना खाइए, सो दैट यू विल कनेक्ट विद योर फूड कि हम क्या खा रहे हैं। बच्चों को पता ही नहीं होता हमने क्या खाया जी, उसे पता ही नहीं है उसका टेक्सचर। मैं अपने ओपीडी की बात करती हूँ, मेरे पास एक 3 साल का बच्चा आया एंड उसकी मदर ने मुझे ये कंप्लेन किया कि मैम ये च्यू नहीं करता है फूड। ये मैम बहुत सारी मदर्स के साथ प्रॉब्लम, बोलना पड़ता है कि आप च्यू करो, वो निकल जाता है। क्यों? क्योंकि पहली चीज़ माएँ सिखा नहीं रही थी, क्यों उनके लिए भी आसान था चम्मच से फूड खिला देना, उनको भी लगता है आसान है, हमारे पास शायद टाइम नहीं है। बट बच्चे को उसकी एक थाली दी जाए जिसमें वो खुद अपने हाथ से खाना खाए, एंड फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, पहले मतलब शुरुआती सालों से उसका ये शुरू किया जाए कि आप अपने हाथ से खाना खाइए, तो बच्चे की आदत डलेगी कि मुझे खाना है, और वो उसको टेक्सचर पता चलेगा पहले हाथ से, फिर वो मुंह में डालेगा, फिर वो च्यू करेगा। बट अभी क्या है, वो स्पून से उसको फीड किया जाता है, तो व्हाट विल हैपन कि वो च्यू नहीं करेगा। और आप ज़्यादातर देखेंगे सेमी सॉलिड फूड दिया जाता है बच्चे को, जिसे चबाना ही ना पड़े जी। क्योंकि मैंने खुद देखा है कि वो माएँ आके पूछती है मैम ऐसा कुछ बता दीजिए जो मतलब आसान हो सटकना। तो अगर हमने उसके अर्ली ईयर में उसे नहीं सिखाया बच्चे को कि इसको चबाना भी है, तो ये हाल होगा कि 3 साल मैंने बताया ओपीडी में 3 साल का बच्चा आया जो च्यू ही नहीं कर रहा था, वो जानता ही नहीं था। तो इसमें गलती पेरेंट्स की है। मैम जैसे हाँ बिल्कुल, आपने इसी से एक प्रश्न मेरा और भी है। जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि हम ऐसा फूड बच्चे को देना चाहते हैं जो बच्चा चबाने की उसे आवश्यकता ही ना पड़े। तो क्या जिस तरह का जैसे आजकल देखते हैं कि रोटी है दूध में भिगा के दे दी कि बच्चे को ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, या दाल का एक बाउल लिया और आपने उसमें रोटी डाल के दे दी है, बिल्कुल ऐसा बना दिए, चावल भी, तो क्या हमारा खाना बच्चे को इस तरह देने का जो तरीका है वो सही है? बिल्कुल गलत है। हमें अपने साथ उसकी भी थाली वैसी ही लगानी चाहिए। आपने देखा होगा जब दांत आते थे बच्चों के, आजकल तो टीदर्स दिए जाते हैं, पहले गाजर पकड़ाई जाती थी, छुआरा बांध दिया जाता था, एंड दैट वाज गुड क्योंकि न्यूट्रिशन भी जाएगा। बट अभी आजकल क्या है कि उनको टीदर दे दिए जाते हैं और माँ उनको कुछ भी बाजार वाला कुक्ड सेरेलैक और समथिंग वो दिया जाता है, तो और सामने मोबाइल लगा होता है और वो मदर बच्चे को स्पून फीड करा रही होती है, बच्चा देख रहा होता है, बच्चा का ध्यान ही नहीं है कि मैं क्या खा रहा हूँ, एंड दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग बिकॉज बच्चे का कनेक्शन फूड के साथ नहीं हो पाएगा। तो फिर क्या होगा, फिर टग ऑफ वॉर होती है कुछ दिनों बाद, बच्चा खाना नहीं चाहता, माँ जबरदस्ती खिलाती है और खाना बन जाता है विलन। जी। तो मैं अपनी ओपीडी में भी सबको यही बोलती हूँ, जो मेरे बीमार पेशेंट्स आते हैं कि जिनको स्पेशली रख दिया जाता है खिचड़ी पे और इस पे, तो मैं बोलती हूँ खाने को विलन मत बनाइए। खाना हमारे लिए मतलब एक पैम्परिंग का साधन है, एंजॉय करने का साधन है, मतलब हम कनेक्टेड हैं अपने फूड के साथ, तो उसको विलन ना बनाएं।
मैम जैसे पैक्ड फूड हो गया, चिप्स हो गई, चॉकलेट्स हो गई, क्या आपको लगता है कि इसका जो ज़्यादा इंटेक है इसकी वजह से हमारे टेस्ट बर्ड है, जो बच्चों के टेस्ट बर्ड है, हमारे टेस्ट बर्ड है, वो ऐसा हो जाता है कि हमें खाने की भूख तो नहीं है, लेकिन उसी वक्त अगर हमें ऐसा कुछ फूड मिल जाता है तो हमें उसके लिए पूरी हमारे पेट में जगह होती है। उसमें एडिक्टिव चीज़ें डाली जाती हैं, है ना। एक तो सबसे पहला है कि देखिए, आप हमेशा रोटी की जगह पूरी ऑप्ट करेंगे जी। जिस खाने में जितना ऑयल, जितना फैट डला होगा वो उतना पैलेटेबल होगा, जिसमें जितना चीनी डलेगी वो उतना पैलेटेबल होगा, ठीक है। तो ये है कि आप ये जो हमारे पैक्ड आर्टिकल्स हैं, इसमें आपने देखा होगा कि MSG, मोनोसोडियम ग्लूटामेट, जिसे हम चाइनीज सॉल्ट कहते हैं, वो डला होता है, वो एडिक्टिव है। उसके पीछे रिसर्चेस भी हुई हैं। बच्चे घर का तीखा खाना नहीं खाएंगे पर वो खाएंगे, क्योंकि उसमें ऐसे एडिक्टिव्स डले हैं कि वो आपको आदत डलवाते हैं अपनी, और आपके ब्रेन को बोलते हैं हमें और चाहिए। तो इसलिए इन चीज़ों से अपने बच्चों को दूर रखिए। और उनको अगर ठीक है, क्योंकि आज के समय में हम जब तक बच्चा हमारी गोद में है तब तक हमने फिर भी रोका उसे कि चिप्स मत खाओ, ये कुकीज़ मत खाओ, बट जब वो स्कूल जाने लगता है और पीयर मेट्स को देखता है तो बच्चे मांगते हैं, तो आप अपने बच्चे के साथ स्ट्रिक्ट होकर उसे बोलिए कि ठीक है मिलेगा, बट हफ्ते में एक बार मिलेगा। मैम अगर हम पहले के समय से तुलना करते हैं, पहले के समय का फूड, खाना खाने का तरीका, उसको परोसने का तरीका, उसको बनाने का तरीका, सब कुछ बहुत अलग था और अब बिल्कुल अलग है। ऐसे में जैसे हम पहले जब खाना खाते कहा जाता है खूब घी, खूब तेल का खाना लो, आप डाइजेस्ट कर लोगे, लेकिन क्या जो वो खाना है अब हमारे बच्चों के लिए, अगर हम बच्चों या बड़े किसी के लिए भी हम बात करते हैं, क्या वो फूड जैसे ऑयली फूड हो गया या फिर बहुत सारा घी का इंटेक? क्योंकि मैंने एक केस में ये भी देखा है कि एक बुजुर्ग महिला को ये कहा गया कि आपने घी नहीं लिया है तो आपकी हड्डियों में प्रॉब्लम आ गई, तो अब आपको घी की एक मेडिसिन दी गई कि आप घी पीजिए। तो क्या घी की भी कमी हो सकती है शरीर में? देखिए, फैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। चिकनाई जो है या घी, जिसको जो हमारा विदेशों में घी नहीं यूज होता, पर हाँ हिंदुस्तानी घी बहुत यूज करते हैं। बट घी जो है वो ज़रूरी है, पर कितना ज़रूरी है ये इम्पॉर्टेंट है ना। और हर एज ग्रुप की अपनी रिक्वायरमेंट होती हैं, तो उनके लिए अलग तरह से इम्पॉर्टेंट है। बट घी या फैट की मैं बात करूं तो फैट वो ज़रिया है जिससे हमारे बहुत सारे जो फैट एब्जॉर्बिंग, फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं वो एब्जॉर्ब बॉडी में होते हैं, है ना। तो जब हमारे खाने में फ़ैट ही नहीं होगा तो वो नहीं मिलेंगे हमें, और कहीं ना कहीं डेफिशिएंसी आएंगी। जहाँ तक आप बोल रहे हो कि घी पीजिए या घी लीजिए, और अगर हम कंपैरिजन करें अपने बुजुर्गों का, तो उनका जो लाइफस्टाइल था वो बहुत अलग था, और हमारा जो लाइफस्टाइल है वो बहुत अलग है। अभी भी RDAs अगर आप देखेंगे तो वो जो सिडेंट्री लाइफस्टाइल वाले हैं, मॉडरेट लाइफस्टाइल वाले हैं, और जो हार्ड वर्किंग हैं, उनके सबके अलग अलग हैं जो बनाए गए हैं कि किसको कितना कैलोरीज चाहिए या विटामिन मिनरल चाहिए, वो हर वर्ग का अलग है। जो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, हैवी वर्कर है, उसका अलग है ना। उसके अगर हम 2 की जगह 4 चम्मच भी डालें तो हमें कैलोरीज बढ़ानी है उसकी। बट जो सिडेंट्री लाइफस्टाइल है, उनके सबके खाने में, हम जैसे लोग हैं उनके खाने में 2 चम्मच घी बहुत ज़रूरी है जी। तो मैं कई पेशेंट्स मेरे पास आते हैं जो बोलते हैं मैम हमारे घर में घी बिल्कुल नहीं आता है। तो हमने अपना खाना छोड़ दिया है, हमने अपनी चीज़ें छोड़ के हम वेस्टर्नाइजेशन की तरफ चले गए हैं। तो घी इज़ वेरी गुड, घी ज़रूर लें, 2 चम्मच घी, चाहे वो मेरे हार्ट पेशेंट्स हैं, मैं उनको भी बोलती हूँ। बट येस, कैलिब्रेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने बोला कि हर बॉडी अलग है, बट घी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मैम जैसे हरी मिर्च की हम बात करते हैं, पहले कहा जाता था कि अपने खाने में हरी मिर्च जरूर लो, वो अच्छी होती है, बशर्ते आप घर मतलब जो आपके खाना है उसमें लाल मिर्च वगैरह डाल रहे हो। तो आपको क्या सजेस्ट आप करेंगी कि जो खाना है, अब हम देखते हैं कि पहले जब हम खाना बनाते थे, जो पहले हमारे बुजुर्ग बनाते थे, बहुत चटपटा खाना बनता था। अब हमारा जो टेस्ट बड़े थोड़े चेंज हो गए, तो हम बहुत चटपटा नहीं खा पाते घर वाला खाना। तो ऐसे में वो जो फूड है उसमें मिर्च का इंटेक कितना होना चाहिए और किस तरह की मिर्च लेना हमारे लिए सही है? ये अगेन पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, क्योंकि डाइजेशन जो मिर्ची है वो हमारी अग्नि को बढ़ाती है ना, और वो एसिडिटी क्रिएट करती है बॉडी में। तो ऑलरेडी जो एसिडिटी का पेशेंट है, जिसको रिफ्लक्स हो रहा है एसिड, वो अगर मिर्ची खा ले तो उसकी तो और हालत ख़राब हो जाएगी। बट येस, जिनको पसंद है और जो उसे पचा पा रहे हैं, उनके लिए मैं बोलूँगी हरी मिर्ची कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर मैं अपना सर्वे देखूँ तो मैं बोलूँगी मैक्सिमम लोग एसिडिटी, गैस, ब्लोटिंग के शिकार हैं। तो यस, तीखा खाना थोड़ा कम करें, क्योंकि वो एग्रीवेट करेगा एसिडिटी और ब्लोटिंग को। तो बेटर है कि अपना नॉर्मल खाना खाएं जैसा आपके घर में बनता है। एक सामान्य तौर पे जो मिर्ची, लाल मिर्ची से और ज़्यादा दिक्कत होती है। बट यस, ये एक अलग ही टॉपिक है कि डाइजेशन
जी जो डाइजेस्ट कर पाए जी क्योंकि एसिड रिफ्लक्स बहुत ज़्यादा देखा गया है। हर किसी को मैं देखती हूँ कि जो एसिड को कम करने वाली गोलियाँ खा रहा है और वो एसिड को कम करने वाली गोलियाँ खाते खाते उसको सालों हो गए हैं, डॉक्टर पे जाते हैं, वो देते हैं एंड इट्स अ विशियस सर्कल। वो एसिडिटी को कम कर रहा है और जो एसिडिटी को कम कर रहा है उनका डाइजेशन और पुअर हो रहा है। जी मैम, एक चीज़ और है, जैसे हमें साउथ में खाते हैं दही चावल, तो पहले वो कॉन्सेप्ट वहाँ का है, तो अब जैसे हमारे यहाँ भी ये कहने लगे कि बच्चों को अगर बच्चा दाल नहीं खा रहा कोई बात नहीं, कर्ड राइस है वो बहुत अच्छा है। तो क्या जो दही चावल खाने का जो तरीका वहाँ का है, अगर हम उसे यहाँ लेके आते हैं उत्तराखंड में की अगर मैं बात करती हूँ, तो क्या यहाँ के बच्चों के लिए सही है यहाँ का पहाड़ी? कर्ड राइस इज़ वेरी गुड फूड, जिनको इंडाइजेशन है उनके लिए बहुत अच्छा है, सभी के लिए अच्छा है बिकॉज एटलीस्ट दही से प्रोटीन तो जा रहा है। बट मोहिता, अगर आप बात करें साउथ की भी, तो वो केवल दही चावल नहीं खाएंगे, वो साथ में सांभर होगा, किसी तरह की सब्जी होगी, बहुत सारी तरह की सब्जियाँ होती हैं। इसी तरह हमारे यहाँ दाल होती है जी। तो अगर आप केवल दही चावल लेंगे तो फाइबर कहाँ से मिलेगा, और फाइबर आपके डाइजेशन को बेटर करता है, तो उसके लिए हमें सब्जी या दाल ज़रूर शामिल करनी है ना। तो ये है कि आपका अपना पारंपरिक फूड को ना छोड़ें। जी मैम, हमें ये कैसे पता चले कि जो हमारी पाचन क्रिया है वो सही नहीं है? सबसे पहला सिम्टम है कि गैस बहुत ज़्यादा डकार आ रही है, ब्लोटिंग, पेट लगता है कि फूला हुआ है ना, जलन हो रही है, एसिड रिफ्लक्स हो रहा है। तो इसलिए ये सबसे पहले सिम्टम है जो हमें पहचानने हैं इंडाइजेशन के। फिर उसके बाद आता है कि लूज मोशन हो गया, मोशन कैसा है, जिसके बारे में शायद स्टूल के बारे में बात नहीं होती है जी। एक शर्म महसूस की जाती है, पर मेरा पहला क्वेश्चन अपने पेशेंट से यही होता है कि आपका स्टूल कैसा है। तो अगर वो गलत गड़बड़ है तो यस जी, प्रिकॉशन ले लेने चाहिए। मैं हमारा अंतिम प्रश्न, क्योंकि हमारे कार्यक्रम का समय यहाँ पे समाप्त हो रहा है, तो आप क्या सुझाव देना चाहेंगे हमारी दर्शकों को? हमारा फ्यूचर हमारे युवा पीढ़ी पे है और मैं पेशेंट्स की कतार अपने ओपीडी में युवा बच्चों की ज़्यादा देख रही हूँ, जो कि जिनको कि इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहा है, जिनको कि PCOS हो रहा है, एंड मुझे लगता है फूड इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ है। तो माँओं का और बच्चों का खुद का जागरूक होना एंड उनको एजुकेट किया जाना स्कूल्स के थ्रू बहुत ज़रूरी है। न्यूट्रिशन अपने आप में एक सब्जेक्ट रखिए एंड अपने डॉक्टर और डाइटिशियन से ज़रूर बात करें, बच्चे की काउंसलिंग कराएं कि ये क्यों ज़रूरी है। बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर देने के लिए। तो ये हमारे साथ डॉक्टर गीतांजलि जुगरान यहाँ पर मौजूद थी, जिन्होंने हमें पौष्टिक आहार से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर दी। उन्होंने ये बात बहुत महत्वपूर्ण तरीके से कही है कि आपको अपने डाइटिशियन के पास जरूर जाना चाहिए अगर आपको किसी तरह की प्रॉब्लम है या नहीं भी है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि जो आहार आप ले रहे हैं क्या वो सही है और आपको किस तरह का आहार यहाँ पर लेना चाहिए, क्योंकि ये हमने शुरुआत में भी कहा था, जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। नमस्कार।